नवनीता जी, आपको ऐसे प्रॉब्लम थी समझने इसमें में? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैडम। जो लास्ट वाली स्लाइड थोड़ी है, लास्ट है ये। जी नहीं, लास्ट नहीं है ये। लास्ट वाली स्लाइड दिखाइए। जी आगे की। सर जी प्लीज आगे मूव कीजिए। हाँ हाँ करिए। कौन से वाला? और नीचे आइए। यस। लास्ट वाला है। और नीचे। हाँ यही यहाँ यही यही। और यहाँ इसके तो आगे। यहाँ तो मैंने करवाया ही नहीं सर। अच्छा, नहीं जी स्लीप नहीं, कहाँ मैंने था, यहाँ वॉकिंग इस। स्लीप यहाँ पे था और यहाँ पे था और यहाँ। जी, इसे ऊपर इससे इसे आगे नीचे में आइए। है। जी इसे आगे आएगा स्लीप का। आगे आगे। डाउनवर्ड्स। जी स्क्रॉल कीजिए। जी यहाँ पे है स्लीप। जस्ट वन। हाँ यहाँ तक कराया ना आपने? जी मैंने यहाँ तक यहाँ करवाया तक है। यहाँ। हाँ ये मैं दियर ये यहाँ था ना, दियर ये है इधर कहीं। हम्म। हाँ ये। अच्छा मैं दियर ये इसके बाद इतना ही छूटा, मेरा बस इतना ही हुआ था, इसके आगे कुछ नहीं था। और देरी से कहाँ पर? ये है ना, ड्यूरिंग स्लीप देयर इज अ डिक्रीज इन मसल एक्टिविटी एंड इंटरैक्शंस विद द सराउंडिंग्स ओके। एनवायरनमेंट हम्म। और हम्म। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। जी तो मैं इसका आप मीनिंग उसके उस बाद टाइम पे फिर आपने। हम्म। हाँ यस हाँ हाँ। जी जी नहीं बताएं। आपने फिर अप डाउन किया था ना स्लाइड को, तो यहीं तक था नहीं आपका कहना ये है। नहीं, मैंने पूरा स्लाइड पे अच्छे से समझाया था। एक बार आप फिर से रीचेक कीजिएगा प्लीज। मैं फिर भी यहाँ पे एक बार ये कंप्लीट ला करा देती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं तो। ये पूछ रहा हूँ, यहाँ ये लास्ट है ना, इतना पूछ रहा हूँ मैं जी आपसे, जो स्लीप इतना ही जी लास्ट था जी ना जी कल। जी। यस। स्लीप के बारे में ठीक है। इतने ही तक लास्ट था। आगे जो है इसके बारे में जो है किस प्रकार की होती हैं, किस और कैसी चीजें हैं, रैम हम्म नॉन रैम, वो सब कुछ इसके हम्म। बाद आएगा। वो अब ठीक है। आज कराएंगे आप? जी बिल्कुल। अभी तक कल तक तो आपको सिर्फ सिलेबस और ये सब कुछ समझाया गया था। इसमें स्लीप के बारे में वो हम्म क्या कहना चाह रहा है। ऑल्टर स्टेट का मतलब हम्म क्या होता है? कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस तो हम्म है कि कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये हम्म एक अलग ही दुनिया है। जब सो रहे हम्म हैं, जो स्वप्न की दुनिया है, हम्म जो निद्रा की हम्म दुनिया है, वो बिल्कुल अलग है। आप प्लीज हम्म। म्यूट हो जाइएगा। आई रिक्वेस्ट। थैंक यू। ठीक है, अच्छा कॉन्शियसनेस मैं की एक जो बात ऑल्टर स्टेट का। जी हाँ, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जी ये हाँ जो बिल्कुल। नींद के बारे में जो हम बता रहे हैं, तो लोगों को कैसे हम्म। पता चल रहा है कि नींद में क्या होता है? ये जी एक्सपीरियंस ही से मशीन्स होती रहता है हैं। या कोई मशीन से? हाँ, अच्छा। जी मशीन्स जैसे भी कौन सी होती हैं मशीन इसको है? चेक करने के जैसे लिए। जैसे आगे आएगा, ये सारा कुछ कोर्स में है। ये ओके। सारा कुछ कोर्स में है आपके, कि कौन सी मशीन्स हम्म यूज होती हैं और कैसे हम उसको हम्म डिटेक्ट करते हैं कि निद्रा अवस्था में कि कैसे चेक करा हम्म। जा रहा है। उन सबको हम ओके स्लीप साइकिल जो होती है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नाम की एक चीज होती है। ठीक है, ओके। वेव्स उठती हैं। हाँ हाँ उनको फ्रीक्वेंसी हाँ। के जिसका नापने का तरीका है वो फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब एक वेव कितनी हम्म वेव्स उठ रही हैं, कैसे साइकिल बन हम्म रही है, कितनी बार उठ रही हम्म है, तेजी से है, बहुत धीरे धीरे है। ये हम्म सब कुछ हम्म। मशीन्स के थ्रू नापा जाता है। ओके। जब मेडिटेशन के बाद, प्राणायाम के बाद मेंटली दिमाग कितना रिलैक्स्ड है या कितना हम्म हाइपर है, ये भी मशीन से देखा हम्म जाता है। तो तभी बताया जा हम्म सकता है आज के युग में कि साइंटिफिकली हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि मेडिटेशन और प्राणायाम कितना रिलैक्स करता है, आपके मेंटली आपको कितना हम्म रिलैक्स करता है। तो इसकी हम्म वजह यही है, साइंटिफिक जब बात आती है तो उसके पास पैरामीटर्स हैं चेक करने के लिए। मीन्स हम्म आइदर दे हैव अ मशीन्स, ठीक है, हम्म either they have some हम्म sort of a different parameters to make a graph। हम्म ठीक है, इसका एक हम्म पूरा ग्राफ बनेगा। जैसे कि हम आपने एक क्वेश्चन पूछा कि कैसे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताती हूँ। आप वहां से रिलेट कर पाओगे। हम्म कई बार आपने देखा होगा कि ईसीजी करवाते हैं, हम्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ग्राफी, हम्म आप सबने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि दिल की धड़कन कैसे जा रही है उसको नोट करा जाता है, उसका एक ग्राफ बनता हम्म है। हम्म। आप सबने देखा है? देखा है यस। जी। हाँ जी ऐसा ही देखा है। ब्रेन के लिए भी होता है। हम्म ऐसा ही ब्रेन की तरंगे जो है, न्यूरॉन्स आपस हम्म में कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वेव्स हम्म उठ रही हैं उनके अंदर, वो सब कुछ हम्म नोटिंग में आता है। उसको देखा जाता है, वहां से समझा जाता है कि हम्म कैसे हो रहा है। सेकेंड चीज क्या होती है, हम्म हमारी आई बॉल का जो जो मूवमेंट है, वो सब कुछ ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है,
स्लोली स्लोली विद द पेस ऑफ टाइम हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या कहना चाह रहे हैं, ओके। अभी वो आप समझिए कि हेडलाइन में वो क्या कहना चाह रहे हैं। निद्रा, आपने पूछा निद्रा क्या होता है। मैंने कहा एक ऐसी जगह है, ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपका कॉन्शियस लेवल यानी कि आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता जो है वो बदल गई है। एक थी खुली आंखों से, मेरी इंद्रियों के थ्रू मैं उन सब चीजों को ग्रहण कर रही थी, अपने आसपास की चीजों को ग्रहण कर रही थी। अब मेरी इंद्रियां तो सो गई हैं, वो सुप्त अवस्था में है, पर मन जो चेतन है वो सुप्त अवस्था में नहीं है अभी भी, वो भी अभी सुप्त अवस्था में नहीं पहुंचा। प्लीज म्यूट कर लीजिए नवनीता जी। जी, तो वो भी सुप्त अवस्था में नहीं पहुंचा अभी। अगर वो सुप्त अवस्था में नहीं पहुंचा है तो वो कर क्या एक रहा है। सवाल अच्छा मैडम, एक जी, सवाल ये उठता है कि नींद की जरूरत क्यों है बॉडी को? ये सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी, मैं स्टार्टिंग में समझाया भी था एंड अभी भी समझाऊंगी। आप जो भी सवाल है थोड़ा सा हम क्लास के एंड में रखेंगे, ठीक है। ओके ओके जी, नहीं तो इन बिटवीन अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ओके ओके। जी, धन्यवाद। ठीक है, तो थैंक इन्होंने कहा निद्रा की जरूरत क्या होती है, ये भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफ दिया था। मैं इसके बारे में फिर से थोड़ा सा समझा देती हूँ फिर से कि आप जब आप निद्रा, मैंने कहा कि अभी आप कॉन्शियस लेवल पे इंद्रियाएं काम कर रही हैं, आपकी आंखें खुली हैं, ये भी हमारी इंद्री है। नाक है, ग्रहण करते हैं, यानी कि सुगंध है, दुर्गंध है, इसका कार्य करती है, ये भी मेरी इंद्री है। मुख है, कान है, त्वचा है, ये सारी इंद्रियाएं हैं हमारी, हम सब जानते हैं, ठीक है। हम उपनिषदों में पढ़ते हैं और नॉर्मल लाइफ में हम अपनी फाइव सेंसेस पढ़ते हैं। ये फाइव सेंसेस की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि फाइव सेंसेस जब आप जाग रहे हो, आपने आंखें खुली में, एक चेतन मन जो आपका है ना, वो आपकी फाइव सेंसेस के साथ काम करता है। जैसे जैसे आप देख रहे हो, सूंघ रहे हो, टच कर रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, तो ये सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। लेकिन जब ये सारी इंद्रियां सो गई हैं, ये कुछ कार्य नहीं कर रही, अब चेतन मन क्या कर रहा है। अब जो चेतन है यानी कि मन है, जो ब्रेन है, वो क्या कार्य कर रहा है, वो किस स्टेट में है, उसे हम ऑल्टर्ड कॉन्शियस स्टेट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस की एक ऑल्टर्ड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मतलब एक बदली हुई अवस्था, एक दूसरी अवस्था, एक दूसरा सॉरी पहलू। मैम, एक क्वेश्चन उठता है इसमें, ब्रेन और मन तो दो अलग चीजें हैं, एक ही चीज़ नहीं, अगर आप साइंटिफिकली समझना चाहते हैं तो नहीं, नहीं है ना? मेडिकल साइंस के हिसाब से, हम्म। मेडिकल साइंस के हिसाब से। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी और योग के हिसाब से समझेंगे, दे बोथ आर द डिफरेंट, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट ना? बोथ आर डिफरेंट अगर आप मतलब योगिक लैंग्वेज में समझते हो तो। ब्रेन अलग अच्छा है, ओके। मन अलग है। मन मीन अगर कॉन्शियसनेस आप, है और ब्रेन फिजिकल पार्ट है बॉडी का। करेक्ट, आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। जैसे हम कहते हैं एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो कुछ भी आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा है, या कुछ भी एक ऐसी चीज जो आप महसूस कर पा रहे हो, वो सब कुछ चीजें जो हैं, जो आप इमोशनली जो चीजें आप महसूस कर पा रहे हो, वो हमारे जो भाव हैं, वो सारी चीजें जो आएंगी वो हमारे मन के अंदर आती हैं। मन के अंदर ही तो होता है तुम्हारे मन को कैसी लगी बात, अच्छी लगी या बुरी लगी। क्या आप उसे किसी चीज से उसको हम स्केल पे नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। हम वेस्ट को बहुत सारी चीजों पे नाप सकते हैं, हॉर्मोन्स को बहुत सारी चीजों पे नाप सकते हैं। अगर किसी को बहुत अच्छा लगेगा तो हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होंगे, बुरा लगेगा तो हार्मोन्स कम सिक्रीट होंगे, दूसरे हार्मोन सिक्रीट होंगे, स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, इनके हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होंगे, ठीक है। अभी प्लीज पहले इस चीज को समझें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। आप पहले सुने एक बार, ठीक है जी। अब जब इन्होंने कहा कि क्वेश्चन इन्होंने रेज किया, जो कि कल की क्लास में हमने कहीं ना कहीं हमने इसको आंसर किया था कि व्हाई वी नीड स्लीप। स्लीप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, तब उस अवस्था में आप बहुत सारे ऐसे कार्य करें जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। जैसे खाना खाना, चलना, एक्सरसाइज करना, पानी पीना, ठीक है, पढ़ना। अब किसी चीज का अवलोकन कैसे करोगे, आप मेंटली किसी चीज को कैसे ग्रहण करोगे, आपके आसपास कुछ जो कुछ भी कार्य हो रहे होंगे, आप उन्हीं से ही उन चीजों को आप ले रहे हो। ये कॉन्शियस लेवल जब आप जागृत अवस्था में है तब ही हो पाएगा, जब आपकी सेंसेस आपके साथ उस अवस्था में चल रहे हैं तब। अब आप सुप्त अवस्था में है, सो रहे हैं, अब सेंसेस काम नहीं कर रही। क्या टोटली काम नहीं कर रही? नहीं नहीं, टोटली काम कर रही होती है, पर 99% आप कह सकते हो कार्य नहीं करी, या 90% बोलेंगे वो कार्य नहीं कर रही है। अब जब आपके हाथ को उठाया जाएगा, वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा, आपको कोई टच करेगा तो इतनी जल्दी आपको पता नहीं चलेगा। और हम कहते हैं कुछ लोगों की कच्ची नींद है,
बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जरा सी आसपास आवाज होती है वो उठ जाते हैं। इट मीन्स उनकी नींद गहरी नहीं हो पाती, उनकी बाहरी चेतना में ज्यादा उनका अभी भी जो स्वप्न अवस्था है, जो निद्रा है, उनकी गहरी नहीं हो पाती, वो बहुत जल्दी बाहर की आवाजों से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब हम कोई कार्य नहीं कर रही मेरी इंद्री, कुछ नहीं कर रही, तो मन जो है वो कर क्या रहा है, यहाँ ब्रेन की बात हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है। उसमें से पहली चीज है बॉडी की रिपेयरमेंट हो रही है। बॉडी की रिपेयरमेंट का मतलब, बॉडी की रिपेयरमेंट का मतलब जो वो थक गया था, जो बहुत सारे कार्य आपने उसको करने नहीं दिए थे, जब उसको मशीन को, बॉडी की जो इंटरनल मशीन है, उसको आराम चाहिए था कि वो 24/7 काम नहीं कर सकती। ठीक है, आप 24 यानी कि 24 घंटों में से 18 घंटे अपनी मर्जी से काम करते हैं, बाकी के जो बचे 6 घंटे, वो घंटे जो होंगे वो बॉडी उसके अंदर रिपेयर करेगी, उसमें ग्रोथ का काम करेगी। उसके लिए उसको बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके लिए उसको बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत है। अगर आप कार्य करते रहोगे तो वो दूसरे कार्यों में यूज होता जाएगा। अगर आप जागे हुए हैं, आप ऑक्सीजन यूज करेंगे, या तो किसी को गुस्सा करने में करेंगे, किसी से बात करने में आप ऑक्सीजन को ज्यादा यूज करेंगे। आप अलग अलग कार्य में अलग अलग तरीके से, अलग अलग अमाउंट में ऑक्सीजन को यूज करेंगे, पर बॉडी को अंदर चाहिए अपने काम करने के लिए भी। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, इसको आप ऐसा समझिए कि एक बावर्ची है, खाना बना रहा है, खाना बना ही जा रहा है सबके लिए, लेकिन उसको खुद भी तो खाना है, उसको किचन की सफाई भी तो करनी है। जो कटिंग चॉपिंग उसने कुछ भी किया, उसने जो भी वेजिटेबल्स को वॉश किया, आपने खाना खा के जो प्लेट्स थी, आपके वेसल्स थे, उसको वॉश करने का टाइम भी तो चाहिए। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी बॉडी करती है जब हम सो रहे होते हैं। तो प्राणायाम क्या करता है, प्राणायाम इसमें हेल्प करता है। प्राणायाम क्या करता है, इन्हीं काम को फटाफट साथ साथ करता रहता है। इससे क्या होता है कि अगर पूरे दिन में, हम कहते हैं कि पूरे दिन में हमारे 80,000 थॉट्स हमारे ब्रेन में चल रहे होते हैं, उन 80,000 थॉट्स को वो डिक्रीज कर देता है, उन जगहों पे लगाता है जिन जगहों पे लगानी चाहिए। हम कहते हैं अब व्यर्थ का ना सोचें। कैसे कंट्रोल करोगे अपने आप को? हम कहते हैं वायु से कंट्रोल करेंगे। क्यों वायु से कंट्रोल क्यों करोगे? क्योंकि वायु एक ऐसी चीज है, आप आयुर्वेद में से पढ़ेंगे भी, वायु इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वायु जो होता है गति प्रदान करती है हर चीज को। ठीक, जब हम सो रहे होते हैं तो ये गति कम हो जाती है। ठीक है, फर्क पड़ता है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि हम श्वास लेना बंद कर देते हैं, श्वास अपनी तरीके से चल रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। ठीक है, वो चलती रहेगी, उसी की वजह से ही रिपेयरमेंट अंदर चल रही है। जो प्रोटीन आपने अपनी बॉडी में लिया खाना खाने के द्वारा, वो सारा कुछ जब स्वप्न अवस्था में आप हैं, जब सो रहे हैं, तो वो पूरी बॉडी अपना वो कार्य कर रही होती है कि कौन सा प्रोटीन काम का है, कौन सा निकालना है, किडनी चलो फ्लश आउट कर कीजिए। अच्छा, जो आपने खाना खाया, उसमें से कितने स्पाइसेस थे, कितना मीठा था उसमें, किसमें, और न्यूट्रिटिव लेवल्स, न्यूट्रिटिव वैल्यूज थी, विटामिन कहाँ का भेजना है, फाइबर कहाँ कहाँ भेजना है, तो वो पूरा डिसाइड करती है। प्रोटीन के इतने सारी वैरायटी है, इट इज अबव देन द 100। तो प्रोटीन कितनी वैरायटी है, हमें जितने पढ़ने होते हैं वो 20-21 ही होते हैं हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप जब उनको पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कितने हैं नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल है। जो नॉन एसेंशियल है बॉडी के अंदर बन चुके हैं, वो बाहर से हम खाते नहीं है, वो बन रहे हैं बॉडी के अंदर। जो खाने वाले हैं उनको एसेंशियल बोला जाता है, उन्हें, उनके लिए हमें प्रोटीन की जो डाइट है हमें अच्छी लेनी पड़ती है। क्या अभी यहाँ पे पॉइंट ये वाला क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, प्लीज स्लाइड ऊपर कीजिएगा, स्लाइड स्क्रॉल स्क्रॉल कीजिएगा जी। ये स्लीपिंग स्टाइल है। स्लीपिंग स्टाइल क्या होते हैं, ये अगर कोई डॉक्टर है, वो चेक करना चाहते हैं कि आप किस तरह से आपकी नींद चल रही है, क्या आप बहुत अच्छी और गहरी नींद ले रहे हैं, क्या आप परेशान हैं निद्रावस्था में, क्या स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ और यू जस्ट स्ट्रगलिंग विद योर लाइफ। ये स्लीपिंग स्टाइल से भी काफी पता चलता है। ये कोर्स में नहीं है, बट दिस इज ओनली फॉर द, आप कहेंगे डायग्नोस के लिए थोड़ा हेल्प करता है। ठीक है, आगे प्लीज स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा। मीन्स मैम ये अगर हमने हम कल ये समझा कहें है। कि, हम्म, मैम इसके मतलब हम अगर ये कहें कि हमारी इंद्रियों को भी रेस्ट चाहिए इसलिए हम सोते हैं, सही होगा? आप, ये आधा आंसर होगा, इंद्रियों को रेस्ट चाहिए, ये आधा आंसर होगा, क्योंकि इंद्रियां सिर्फ 5 हैं, अंदर ऑर्गन्स बहुत सारे हैं।
ठीक है, हाँ पूरी बॉडी को ही, ऑर्गन पूरे बॉडी को ही, हाँ। करेक्ट। अगर आप बार बार ब्रेन को बिजी बल्कि रखोगे बॉडी तो को वो नहीं, सब बल्कि बॉडी का रेस्ट तो वही आराम करने से ही, सोने की जरूरत नहीं, आराम करने से ही ठीक हो, मतलब रेस्ट करेंगे तो थकान मिट जाएगी। नहीं लेकिन मन का, नहीं नहीं आप मन को रेस्ट, मन नहीं को नहीं रेस्ट आप चाहिए, जो मतलब वॉन्डरिंग है, इंद्रियों के साथ जो मन जी वॉन्डरिंग है उसको रेस्ट चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हरिदास जी, आप प्लीज पूरे लेक्चर को तो एक बार सुनिए। अगर क्वेश्चन तभी बना रहेगा, परसिस्ट करेगा, विल आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर परसिस्ट करेगा सेम क्वेश्चन आपके माइंड में, ठीक है। इसमें क्या है, जब आपकी ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व क्या, आंखों की जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो जो पीछे जा रही हैं, उनको आराम सिर्फ गुप्त अंधेरे में मिलता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कुछ सुनते हो तो वो सीधे ब्रेन में जाता है। कानों का पहला कार्य सुनना नहीं होता, उसका काम होता है बैलेंस करना। तो वो बैलेंस कैसे करता है, उसका सर्वप्रथम कार्य जो होता है, तो बैलेंस कैसे करता है, बॉडी, उसके अंदर जो एक फ्लूइड है, उसकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है, ठीक है। सेकेंडरी काम होता है कान का सुनना, ठीक है। आयुर्वेद में उपस्तंभ में निद्रा पढ़ाया गया था, जी। उपस्तंभ में क्या बताया गया था, निद्रा। निद्रा क्यों बताई गई थी, आप आयुर्वेद में भी इसको, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हर चीज निद्रा के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निद्रा आपकी प्रॉपर नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। इंसोम्निया जो होता है, दे हैव अ वेरी हाई और लो बीपी रहेगा उनको, चिड़चिड़ापन रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में से टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने का आपने मौका नहीं दिया। तो क्या हार्ट मेरा जो था, लीवर मेरा है, ये सब क्या मेरी इंद्रियां हैं? नहीं, ये इंद्रियां नहीं है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, हार्ट, लंग्स, क्या ये मेरी इंद्रियां हैं? नहीं। क्या ब्रेन के अंदर बैठा हुआ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, क्या ये मेरी इंद्रियां हैं? नहीं। इंद्रियां सिर्फ एक वाहन है, सिर्फ वाहन है, ठीक है। किस चीज का? आपके आसपास चल रही इंफॉर्मेशन को आप तक ला के देने का। मैं कौन हूँ? ब्रेन। ब्रेन क्या है? ब्रेन के पास वो कार्य करने की क्षमता है कि किस चीज पे कैसे रिप्लाई करना है, ठीक है। जब हम प्राणायाम करते हैं, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि संस्कार संस्कार, आपने पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा होगा, संस्कार की बार बार बात होती है। व्हाट इज संस्कार? आप परिशोधन बार बार पढ़ते हैं संस्कार। संस्कार क्या है? संस्कार वो पुरानी याददाश्त आप कह सकते हो, जिसे हम जागरूक करते हैं वाइल इन स्लीप, डीप स्लीप। आप हर एक उस इंद्रिय को मिल पाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, अभी वरना बहुत डिटेल में चला जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है। अब मिडनाइट से लेकर डून नून से लेकर हमारा जो पूरा साइकिल था, हमने कल सर्काडियम रिदम का अच्छे से पढ़ा था कि कैसे किस समय में क्या क्या हो रहा है। इस साइकिल को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको अपनी दिनचर्या समझ जाएगी कि रात्रिचर्या और दिनचर्या किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इसे खराब करते हो तो किस प्रकार की व्याधियां, आदि और व्याधियां दोनों, जो योग वशिष्ठ में आप पढ़ेंगे, ये कैसे आपके शरीर को शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर दुर्बल कर देती है, आपको दुर्बलता लाती है। एक इंसान अंदर ही अंदर खत्म होने लगता है अगर आप इस सर्काडियन रिदम को खराब कर देंगे तब। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की वजह से होता है। अगर सिंगल डे में हो जाए तो सर दर्द, थोड़ी बुखार, थकान और आंखों में दर्द, चिड़चिड़ापन, ये एक दिन का नतीजा होता है। जब आप एक रात को ठीक से नहीं सोएंगे या दिन में आपने सारे कार्य को ठीक से नहीं करने दिया बॉडी को, आप अलग अलग कार्य अलग अलग बॉडी के अलग तरीके से करते रहे, तो वहां पे ये डिस्टर्बेंसेस आएंगी। अगर आप इस डिस्टर्बेंसेस को लॉन्ग टर्म तक अपनी बॉडी के साथ खेलते रहेंगे या होने देंगे तो बड़ी बीमारियां लगती हैं। ये पता नहीं चलता है, बॉडी को आदत पड़ जाती है। फिर जब बाद में वो बताता है कि हमने तो, आपने मेरा जो एक एक ऑर्गन है उसको आपने ओवर यूज करा है और गलत टाइम पे किया है, इस वजह से मैं बीमार हूँ, अब आपको दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, ऐसा वो कहना चाह रहा है। कौन? ऑर्गन बताता है। और ऑर्गन अकेला बीमार नहीं होता, ऑर्गन तो पार्ट है सिस्टम का। इसका मतलब हमने पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा उस ऑर्गन को नुकसान पहुंचाया और सिस्टम में बाकी चीजें भी प्रॉब्लम में होंगी। पर अभी सर्वप्रथम एक ही ऑर्गन बता रहा है कि मैं बीमार हूँ। जैसे मैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स का एग्जांपल लेंगे, किडनी स्टोन्स का हम एग्जांपल लेंगे,
तो यहाँ पे क्या होता है, बता तो एक रहा है लेकिन क्या सिर्फ अकेला वो बीमार है? नहीं, पूरी बॉडी में आपने आधी भी आधियां आने दी हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं सोना एक बीमारी या एक कहें कि इलाज है। किसी भी बीमारी का इलाज जो हम कहते हैं पानी बहुत पीजिए, ऐसे ही निद्रा जो है, अच्छी निद्रा बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। ठीक है, और अच्छी नींद की बात करेंगे। ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके थे, प्लीज आगे बढ़ेंगे, प्लीज स्क्रॉल कीजिएगा। जी, इसमें आप देखेंगे, एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अवेकनिंग स्टेट के अंदर आपके जो न्यूक्लियस है, जो सेरोटोनिन आपको रिलीज हो रहा है, और फिर कैसे निद्रा की अवस्था में पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारी मेलाटोनिन रिलीज कर रहा है। इसमें मैंने एससीएन का रोल भी थोड़ा सा आपको समझाया था। अभी हम एससीएन को और एक बार फिर से देखेंगे लास्ट में। ठीक है, डायग्राम के साथ देखेंगे उसको एक बार। जी, आगे एक्सप्लोर कीजिएगा प्लीज। जी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप, जो आपका प्रश्न था ये उसका आंसर है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक, चेंजेस मतलब बदलाव, कब? निद्रा की अवस्था में। निद्रा की अवस्था में शारीरिक बदलाव कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहला हमारा देखेंगे हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब जो दिल का धड़कना है, जो उसका खून को लाना हृदय तक, फिर हृदय से खून को भेजना, ये दोनों जो ये जो रेट जो बनता है, हमारा हार्ट रेट जो बनता है, उसके अंदर भी चेंज आता है। कार्डियक आउटपुट जो मैंने अभी बताया कि कितना खून बाहर निकल रहा है, कितने एमएल में निकल रहा है, मतलब वो कितनी जल्दी वो ब्लड को कहीं ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में दे पा रहा है। ठीक है, वेजोमोटर टोन, वेजोमोटर टोन का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है, उसका जो ब्लड को ले जाना और छोड़ने का जो कार्य हो रहा है, वो किस स्पीड से हो पा रहा है। इसलिए हम ब्लड प्रेशर के साथ भी इसको हम देखते हैं। ठीक है, वेजोमोटर टोन। ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, अगेन उसके अंदर पॉइंट आ गया कि ब्लड प्रेशर, वेजोमोटर की बात जहाँ आ रही है, और ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली वहां उसके पीछे पीछे आएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स की बात हो रही होती है यहाँ पर। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज क्यों कर जाता है? क्योंकि अब आप कोई कार्य ही नहीं कर रहे हो। कोई भी कार्य करने के लिए ब्लड चाहिए। ब्लड क्यों चाहिए? ब्लड का सबसे बड़ा काम क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना। ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कौन पहुंचा रहा है? ब्लड पहुंचा रहा है। अभी आप, मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो इस टाइम पे मेरी जिह्वा पे या कहें कि मुखमंडल में ये सबसे ज्यादा मेरा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे मौजूद है, ब्रेन में मौजूद है। जब हम अपनी हैंड मूवमेंट साथ में करते हैं तो वहां पे भी है। पर ये सब कुछ साथ साथ में अपने आप हो रहा होता है। ठीक है, जब डांस करेंगे तो क्या होगा? हाथों में और पैरों में, पूरी बॉडी में इसका अच्छा खासा, बहुत ही अच्छे से और बैलेंस्ड ब्लड फ्लो होना चाहिए पूरी बॉडी में। जब हम योग करते हैं तो इसी वजह से हम अपने, जितना भी मेरा ब्लड है वो पूरी जहां जहां नहीं पहुंचा है वहां वहां भी हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब कुछ ऐसे आसन होते हैं हमसे नहीं होते, उसमें हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ओ बाबा बहुत दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा सर, प्लीज मत कीजिए, हम आगे और नहीं कर पाएंगे, बहुत पेन हो रहा है। हम इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं जो बहुत कॉमन है, ज्यादातर सबने फेस किया होगा। जब हम स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करते करने सीखने सीखने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। होता नहीं इतनी आसानी से। पद्मासन इतनी आसानी से नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बॉडी में जो हमारे मसल्स हैं वो खुल नहीं रहे। खुलने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई तय लगी हुई थी, उसको फोल्ड करके रखा था, नाउ आई एम ओपनिंग इट, नो। इट मीन्स कि उसकी जो मूवमेंट थी, आपने कभी उसकी मूवमेंट, उसकी मोबिलिटी वैसे उसकी बनने ही नहीं दी। अब जब आप उसे सिखा रहे हो कि ऐसे खुलना चाहिए, और जब वो स्ट्रेच होती है ना मसल वहां की, तो वहां खून का संचार होता है। जब खून का संचार होता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वहां पे ऑक्सीजन पहुंची। ऑक्सीजन पहुंचेगी, वहां की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कब होती हैं? जब पानी अच्छा खासा होगा बॉडी के अंदर। सूखी जगह पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं, गीली गीली जगह पे होती है पानी। इसलिए हमारी बॉडी क्या है, 70% बॉडी जो है पानी की बनी हुई है। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, पानी मतलब समझ लीजिए लिक्विड जो है, ब्लड लिक्विड है, तो वो अब पूरी पूरी बॉडी में धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पे पहुंचेगा। जहां जहां उसको अभी सर्वप्रथम जरूरत है ना, प्राइमरी एरियाज में, वहां वहां जाएगा, बाकी जगहों पे वो नहीं जाता। इसलिए जब सुबह उठते तो हमारी बॉडी थोड़ी सूजी हुई होती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी, अगर किसी ने रिंग पहन की तो आप नोटिस करेंगे वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, तो सुबह उठेंगे तो फेस थोड़ा सा स्वेल होगा। जिसका बीपी कुछ ज्यादा ही लो रहता है उनका फेस
जनरली उनको मिलेगा कि उनका फेस थोड़ा स्वेल कर गया है, लेग्स थोड़े स्वेल कर गए हैं, किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको एक बार चेक कराना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, और अपनी डाइट में थोड़ा चेंज करना चाहिए उनको, तो ये प्रॉब्लम्स भी उनकी क्योर हो जाएंगी। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, टाइडल वॉल्यूम, ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हुए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि व्हाट इज अ टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट, पल्मोनरी वेंटिलेशन डिक्रीज। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होता है, ये जो एक इसका जो अमाउंट है श्वास लेने का, श्वास पर श्वास की क्रिया का जो टाइमिंग है वो बड़ा धीरे हो जाता है। अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे श्वास लेने भी है, बीच में छोड़ना भी है, ये अभी मैन्युपुलेट हुआ हुआ है, अभी मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मेरे कॉन्शियस लेवल पे है। जब सो रही हूँ तब मेरे मेंटली मैं उसको कोई मतलब या सोच के उसे कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये अपने आप इसकी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ब्रेन में क्या चीज है जो कंट्रोल करती है, कौन आंसर करेगा? पूजा भारती जी, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? Not really. क्या क्या हो गया नर्वस नवनीता हरिदास जी, नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट? नर्वस सिस्टम तो पूरी बॉडी को कर रहा है सर। पैरा पैरासिम्पैथिक नहीं, मैंने पार्ट पूछा। पढ़ के आइएगा आपको तभी। ना यस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यस, और एक और चीज भी है, पढ़िए, आपकी एनाटॉमी भी थोड़ी अच्छी होगी, और कल इसका आंसर मुझे आप सब देंगे, और इसका आंसर मुझे देंगी पूजा भारती कल देंगी, नमिता हरिदास जी देंगे, और निष्ठा जी देंगे। तो ये पूजा भारती जी से मैंने पूछा था, नवनीता हरिदास जी ने मुझे आंसर देने का प्रयास किया, और निष्ठा जी ने भी प्रयास किया। कंप्लीट आंसर नहीं आया अभी भी, ठीक है, कल आप इसका आंसर मैम मुझे में भी देंगे। पॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना? करेक्ट, यस, अब आंसर कंप्लीट हो गया जी, अब आंसर कंप्लीट हो गया, वेरी गुड निष्ठा जी, वेरी गुड। आगे हम देखेंगे बीएमआर। बीएमआर क्या होता है नमिता जी? बीएमआर क्या होता है? पी आर बाधिया जी बताएंगे। बताइए, पूजा भारती जी बताइए, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या चीज होती है ये? निष्ठा जी? यस मैम, क्या पूछा था आपने? बेसिकली ये होती एक्चुअली है बीएमआर। मैम जो बीएमआर बेसल हाँ, मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। कैलकुलेटर जो कैलकुलेट करती है मैम कि हमारी एनर्जी कितनी एक्सपेंड हो रही है जब हम रेस्ट कर रहे हैं। यस, करेक्ट, वेरी गुड। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव रहता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, और मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ब्रेन में भी हो रहा है, स्टमक पे भी हो रहा है, आई मीन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी चल रहा है, मेटाबॉलिज्म हर तरफ चल रहा है, हर तरफ, ठीक है। तो वो डिक्रीज कर जाता है कितना, बाय 10%, ठीक है। देन आएगा यूरिन। यूरिन वॉल्यूम डिक्रीजेस while specific gravity increases, hence more concentrated urine increases phosphate concentration। क्या बात बोलना चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि यूरिन की जो वॉल्यूम है, यानी कि यूरिन जितना निकलना चाहिए, एक मान लीजिए वॉल्यूम वाइज मैं कहती हूँ, एमएल के अंदर बात करते हैं, ठीक है, कुछ मैं एग्जाम्पल देती हूँ, 10 ml निकलता है, ठीक है, अब वो तो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसकी लिक्विडिटी जो होगी ना वो कम हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर कंसंट्रेशन जो थी ना उसकी, वो थोड़ी ज्यादा और गहरी हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, ऐसा आप समझना चाहिए। कंसंट्रेशन की जब बात आती है तो गाढ़ापन की बात करेंगे हम। अगर कंसंट्रेशन थोड़ा हाई है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो चीज थोड़ी और गाढ़ी हो गई है। अगर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन थोड़ा लो है, मीन्स पानी या लिक्विड का जो पदार्थ जो है वो
वो थोड़ा ज्यादा है उसके अंदर एज कम्पेयर टू द कंपोनेंट्स इनसाइड इट। उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्टिकल्स है उसके अंदर, उसके मुताबिक अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा उसके ज्यादा हो जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेस मींस जो ये तो खैर बहुत ज्यादा साइंस हो जाएगा, पर लेकिन इतना मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जब आप सो रहे हैं ना, तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है हमारी बॉडी पे कार्य कर रहा होता है, जो धरती से आ रही है एनर्जी, वो जो हमारे ऊपर काम कर रही होती है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लिक्विड है पूरी बॉडी में ना पूरा फैल जाता है अच्छे से। जहां जहां लिक्विड चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो अपनी अपनी कार्य क्षमताओं में ना जहां जरूरत है उसको वहां जाके कलेक्ट होना ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो यूरिन फॉर्मेशन थोड़ी कम होगी। क्या होगी? यूरिन फॉर्मेशन थोड़ी कम होगी, और जो होगी वो थोड़ी गाढ़ेपन की तरफ होगी। ठीक है। फिर आता है सिक्रेशंस जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, स्लाइवरी और लैक्रिमल सिक्रेशन। स्लाइवरी मतलब लार का बनना, लैक्रिमल मतलब आंसुओं का। सिक्रेशन जो होगा वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, पसीना कम हो जाएगा, सॉरी सिक्रेशन थोड़ा पसीने का थोड़ा ज्यादा रहेगा। स्वेट इंक्रीज क्यों होगा? जब बॉडी के अंदर डिपेंड, तो वैसे तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो स्वेट उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आप देखेंगे सर्दी हो गर्मी हो हल्के सा स्वेट रहता है। आप जो सुबह उठ के देखते हैं तभी हमारे जो रात्रि के जो कपड़े होते हैं, जो नाइट सूट जिसे हम कहते हैं, जो कपड़े होते हैं वो थोड़े जल्दी ही गंदे हो जाते हैं रात में, जबकि आपने कोई कार्य नहीं करा, कहीं आपने कुछ कोई ऐसा कार्य नहीं करा कि आपकी स्वेटिंग ज्यादा हुई हो या उसपे कोई मिट्टी लगी हो या कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन आप फिर भी नोटिस करेंगे 2 दिन या 1 दिन से ज्यादा भी आप उसको नहीं पहन सकते। मेल्स में तो 1 दिन से ऊपर नहीं पहन सकते, फीमेल्स भी एक से दूसरे दिन तक नहीं पहन सकती, डिपेंड ऑन द देयर स्वेटिंग लेवल। जब सो रहे होते हैं तो स्वेटिंग होती है बॉडी के अंदर, वो जो चीजें रिलीज हो रही होती हैं, जो टॉक्सिन है वो रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। मसल्स मसल्स क्या करती है? मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स एंड मिनिमम टोन रहती है। मिनिमम टोन से मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आइसोमेट्रिक और आइसोटोन के बारे में आप पढ़ोगे टीचिंग मेथड्स के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वहां पे भी बात हो रही है, और प्लस आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा इसमें क्या होता है? मसल जो है कम्प्लीटली रिलैक्स है, वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना तो वो रिलैक्स कर रही है, मतलब कि ना तो उनके खिंचाव आ रहा है ना तो दबाव आ रहा है, वो एक नॉर्मल अवस्था के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। तब रहता है ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, शारीरिक अवस्था के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। इसको क्वेश्चन कैसे बना के लिखोगे? आप यही लिखोगे सोते समय शारीरिक चेंजेस कैसे या शारीरिक बदलाव क्या क्या हो रहे हैं। आप इसका क्वेश्चन बना के अपने नोट्स में इसी तरह से लिखेंगे ताकि आपको ये पॉइंट्स याद हो पाए, ठीक है। ये क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, बट आपको अपने नोट्स इसी प्रकार से बनाने हैं, ठीक है। प्लीज मूव कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, आंसर प्लीज स्क्रॉल कीजिएगा जी। आप आते हैं टाइप्स ऑफ स्लीप्स के ऊपर। टाइप ऑफ स्लीप कितने प्रकार की हमारी स्लीप होती है? यहाँ तो अगर हम देखेंगे 2 प्रकार की बड़े तौर पर, अगर हम, वैसे बहुत सारे तरीके से है, पर अगर हम उसको एक मूलतः अगर हम उनको बांटना चाहें तो हम किस प्रकार से बांटेंगे निद्रा को? तो निद्रा में 2 प्रकार रखे गए मेडिकल साइंस की, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके अकॉर्डिंग। कौन कौन से? एक है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, दूसरी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसका मतलब क्या है अभी समझेंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन जॉन रैम हैड 3 स्टेजेस, ठीक है। रैपिड क्या होता है? जल्दी जल्दी, फटाफट, बहुत बहुत तेजी तेजी से, रैपिड उसको बोलते हैं। रैपिड फायर राउंड सुना होगा आपने, करण जोहर के उसमें कॉपी विद करण में, रैपिड फायर राउंड मीन्स आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है, फटाफट, क्विकली, ओके। रैपिड आई मूवमेंट, आई मूवमेंट का मतलब क्या है? जो हमारी आई बॉल है उसकी मूवमेंट होती रहती है। आप कभी भी नोटिस करेंगे अगर कोई सो रहा होता है तो उसकी, अगर वो डर रहा है तो उसकी आंखों की जो, आप जो पुतली है आप देखेंगे वो हिल रही है, जो आई बॉल जिसे हम कहते हैं, वो बहुत तेज से हिल रही है, और फिर चेहरे का भी हाव भाव थोड़ा सा बदल जाता है। पर लेकिन हम रैपिड आई मूवमेंट की हम कब बात कर रहे हैं, और रेम स्लीप जो होती है इसमें मूवमेंट बहुत तेज होती है, ये एक प्रकार की स्लीप है। दूसरे प्रकार की कौन सी होती है? जिसमें यही जो आंखों की पुतली है, जो आई बॉल है, इसकी मूवमेंट अब बहुत कम हो गई है, अब नहीं हिल रही इतनी। हम कभी भी बच्चों को नोटिस करते हैं ना, बच्चा सो रहा है या जाग रहा है या नाटक कर रहा है हमारे सामने, तो क्या होता है? हम देखते हैं उसकी आंखों को नोटिस करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? ज्यादा जोर जोर से हिला रहे होते हैं या उन्होंने बहुत कस के आंखें बंद करी हुई होती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा नाटक कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई एक्चुअल में अगर सो रहा होता है तो आप देखेंगे बहुत शांत है, चेहरा बड़ा शांत है, आंखों की पुतली नहीं हिल रही है, आईबॉल इतनी मूवमेंट नहीं शो कर रही है, दैट इज नॉन रेम स्लीप, ठीक है। फिर जो हमारे अमेरिकन एसोसिएशन है जहाँ पे मेजरली स्लीप के बारे में ज्यादा अच्छे से बखान किया गया है,
वो हमारी यही है। वो कहती है कि नॉन रैम के अंदर ना 3 स्टेजेस हैं। अभी हम इनके अंदर और स्टेजेस पढ़ेंगे। मूलतः कौन कौन सी होगी? रैम, यानी कि आंख की पुतली बहुत बहुत तेज तेज भाग रही है। दूसरी कौन सी होगी? नॉन रैम, आंखों की पुतली इतनी तेज तेज नहीं भाग रही है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। याद करने का तरीका बता रही हूँ बस अभी के लिए, वैसे आप जब समझोगे तो याद अपने आप हो जाएगा। अभी के लिए कि बच्चा नाटक कर रहा है तो बहुत तेज से आंख की पुतली चल रही है, और कोई वाकई में सो चुका है तो चेहरा बड़ा शांत है, पुतलियां नहीं हिल रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जी, इसमें देखेंगे नॉन रैम जो होता है हमारा, वो स्लीप जो होता है उसे हम क्वाइट स्लीप बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं डीप स्लीप, क्वाइट स्लीप, गहरी निद्रा जिसे हमें आई। उसको हम किस किस नाम से संबोधित करेंगे? जैसे मैंने कहा ना, बड़े शांत है, आराम से सो रहा है, उसके चेहरे पे ऐसे भाव नहीं है, कोई ना तो शिकन है चेहरे पे, ना तो आंखों की पुतलियां इतनी ज्यादा हिल रही हैं, बहुत कम, बहुत कम। या तो नहीं हिलेंगी या तो बहुत कम हिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? क्वाइट स्लीप। ठीक है, इस जब जब ये वाली अवस्था होती है, इसमें आईबॉल्स विल नॉट मूव, डीप स्लीप होती है, स्लो ब्रेन वेव होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा का सारा जो खेल चल रहा था ना, ब्रेन वेव के ऊपर चल रहा होता है। किसके ऊपर? ब्रेन वेव के ऊपर। ब्रेन वेव क्या चीज है? दो न्यूरॉन्स आपस में कितनी बातें कर रहे हैं। क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चे हैं जो बार बातें करते रहेंगे, शरारती होते हैं। अगर पूरी क्लास शोर मचाएगी तो क्या होगा? किसी को कुछ समझ आएगा? यही पूरा दिन आपके दिमाग में चलता है। क्लास में जो बच्चे बैठे हैं ना, बहुत शरारत कर रहे हैं, वो न्यूरॉन्स हैं जो बच्चे हैं। टीचर आती है, फटाफट सारे बच्चे चुप होकर बैठ जाते हैं। मीन्स कोई सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे आप बिल्कुल ठीक होके बैठ गए, या अवेयरनेस ले आए कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना, या हमें चुप रहना, हमें डांट पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लानी है तो उसके लिए क्या करना है? प्राणायाम करना होता है। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए। ठीक है, वायु कंट्रोल वाला, जिसमें हमारी बॉडी की वायु कंट्रोल हो रही हो ना, वो वाले हम प्राणायाम, वो वाली एक्सरसाइज या वो वाले प्राणायाम करते हैं। इसलिए योग में जब भी कोई भी आसन होता है तो उसका सर्वप्रथम जो प्राइमरी एस्पेक्ट है उसका जो पे ध्यान देना चाहिए, प्लस पॉस्चर तो है ही है, पर प्राइमरी एक और चीज क्या है कि श्वास को कब लेना है, कब छोड़ना है, और कब होल्ड करना है। दूसरा इसके अंदर एस्पेक्ट आता है कि आपको श्वास पेट से लेना है या मतलब नाभि से लेना है, या आपको वक्षस्थल से लेना है, तो ये भी देखा जाता है। तो यहीं से हमारा कंट्रोल क्या आता है? किसके अंदर कंट्रोल आता है? कंट्रोल आता है ब्रेन वेव के ऊपर। किसके ऊपर? ब्रेन वेव के ऊपर। यही ब्रेन वेव क्या करती है हमारी स्लीप में? हमें मतलब जब ये स्लो हो जाती है, वी आर इन स्लीप, ठीक है, हम सो रहे हैं, जितनी ज्यादा स्लो होगी उतनी ज्यादा वो जो व्यक्ति हैं वो सो रहे हैं। जितना ज्यादा अशांत होगी, वह व्यक्ति या तो सपने देख रहे हैं, या बहुत टेंशन में सोए थे, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी नींद आई थी उनको, उसमें फिर से वो उठ गए, फिर से उनकी जो जो ब्रेन वेव थी वो फिर से फास्टर मूवमेंट पे आ गई, तेज तेज चलने लगी। ठीक है, तो ये हमारी ब्रेन वेव के ऊपर चलता है। दूसरा, अगर ब्रेन वेव थोड़ी स्लो रहेगी, कंट्रोल्ड पे रहेगी, तो आप ज्यादा अच्छा सोच पाओगे। जैसा मैंने कहा ना कि क्लास में ज्यादातर बच्चे शांत हैं, तो वो अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं प्रॉपरली, उन्होंने टाइमली अपना होमवर्क किया है, क्लास वर्क किया है, अपनी बुक्स मेंटेन करी हुई है। टीचर जब क्वेश्चन पूछते हैं, ऑन स्पॉट उनका आंसर आता है। क्यों? दे आर इन डिसिप्लिन। जो न्यूरॉन्स को डिसिप्लिन कर रहे हैं, वायु को अपनी डिसिप्लिन में कर रहे हैं, वहां पे ब्रेन वेव अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, जब ये नहीं होगी तो वो जो शरारती बच्चे पीछे बैठे थे ना कॉर्नर में, और जो पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब करते हैं, ये वो थॉट्स होते हैं जिसको आपको अपने कंट्रोल में लाना होता है। कैसे करेंगे? अब हम जान चुके हैं कि प्राणायाम या वायु की जितने भी आसन, प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज हमारी होती है उसके थ्रू। ठीक है, आगे, ड्रीम्स विल नॉट ऑकर दिस पीरियड। कोई ड्रीम नहीं आता, कोई स्वप्न नहीं आते। दिस स्लीप कवर्स द रिमेनिंग 75% ऑफ टोटल स्लीप पीरियड। यानी कि 25% वो होता है हमारी बॉडी का जिसके अंदर हमारी बॉडी, यानी कि हमारा ब्रेन जो होता है वो कार्य कर रहा है, उसके अंदर आई बॉल की मूवमेंट चल रही है। जैसे वो अपना ये वाला पीरियड खत्म करता है या उस पीरियड को उसके एक चरण ऊपर जाता है, तो 75% हम टोटल में देख रहे हैं वैसे। और ये अवस्था बदलती रहती है वैसे। ये कैसे बदलती है कि पहले पहले रैम होगा, नॉन रैम होगा, फिर रैम होगा, ऐसे चलता है। ये अवस्था कुछ इस तरह से चलती है, ये साइकिल कुछ इस तरह से चलती है। ठीक है, पर जब हम अभी इसको समझ रहे हैं इस चीज को कि टोटल में देखो तो ये 75% है। अगर ये 75% से कम होगी ना,
तो आप जब उठेंगे तो आपको थका थका लगेगा, लेथार्जिक लगेगा, पेन पेन होगी कहीं पे, या सर दर्द होगा, या बॉडी में आपको लगेगा यार आज अच्छी नींद नहीं आई, पता नहीं पूरी रात मेरी नींद खुलती रही बार बार, मैं परेशान रही, मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, या बार बार मैं करवट बदल रही थी, मुझे बार बार प्यास लग रही थी, बहुत सारे कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बस पता नहीं नींद ही नहीं आई रात को। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये क्या करती हैं, पहले ये रैम के अंदर होती है और रैम से नॉन रैम की तरफ आ नहीं पाती, रैम में होती है, रैम से नॉन रैम की तरफ जा ही नहीं पाती, वो दूसरे चरण में नहीं पहुंच पाती, जैसे ही दूसरे चरण में थोड़ा सा पहुंचती भी है फिर वापस आ जाती है रैम की तरफ, और रैम से फिर से जागृत अवस्था आ जाती है। तो नॉन रैम की तरफ नहीं जा पा रहे हो, तो ये चीजें बताती हैं, मीन्स आप 75% को यूज नहीं कर पाए, या 75% ऑफ स्लीप आप वो वाली नॉन रैम की नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इस अवस्था में पैरासिम्पथेटिक यानी कि कौन सी, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, ईड़ा या पिंगला, बताएं जल्दी से, कौन बताएगा। ईड़ा। करेक्ट। ईड़ा जो होता है हमारा, ये वाला ब्रेन हमारा ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है, यानी कि शांत अवस्था। फिर सेंसरी फंक्शंस जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, सेंसरी फंक्शंस में मैंने बताया था इंद्रियां, इंद्रियां रिलैक्स्ड है, ना देख रही हो, ना सुन रही हो, ना बोल रहे हो, कुछ भी कोई ऐसी बाहरी जो साउंड है, एनवायरमेंटल साउंड है, वो नहीं आ रही है। इसलिए कहते हैं कि जब आप सोने लगे हैं, निद्रा की अवस्था में आप जा रहे हैं, तो शांत अवस्था में जाओ, शांत वाले एरिया में जाना चाहिए, नॉन साउंड या कहेंगे साउंडलेस स्लीप जिसे कहते हैं, आसपास कोई शोर नहीं है वो वाला, ठीक है। फिर आएगा हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट भी स्लो हो जाता है, ये भी हम समझ चुके हैं, क्योंकि ब्रेन और हमारा बॉडी कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हार्ट रेट कम है, जितना होना चाहिए वैसा है, और रेस्पिरेटरी रेट भी सेम, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों इकट्ठे काम करती हैं। जी जी जी। रैम रैम मतलब वही एक्टिव स्टेट होगी ना, कि बार बार एक्टिव से नॉन एक्टिव की तरफ जाना चाह रहे हैं पर जा नहीं पा रहे हैं, वो वाली बात हो रही है ये, ठीक है। शरारती बच्चा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्लीप ड्यूरिंग दिस स्लीप पीरियड आई बॉल मूवमेंट इज फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी आंखों की मूवमेंट हो रही है, फटाफट फटाफट हो रही है। ड्रीम, इस पीरियड में ड्रीम बहुत आते हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं निद्रा की अवस्था में, वो सारे इस स्लीप इस अवस्था में आते हैं। इसलिए पतंजलि योग सूत्र ने क्या कहा, पतंजलि योग सूत्र में आपने क्या पढ़ा, मैं ये कहूंगी पतंजलि जी ने क्या बोला निद्रा के बारे में, कौन बताएगा। अनुभूत विषय सम। आगे। अनुभूत विषय संप्रमोश प्रति निद्रा, ठीक। नो मैम, ये तो जो गलत भी है, आप, हमने स्मृति का बताया। आपने किसका पूछा, निद्रा का पूछा ना। जी अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। किस चीज का भाव, वृत्तियों का। अभाव प्रत्यय आलंबना यस वृत्ति निद्रा, यस मैम। एक एक वर्ड को तोड़ के पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और सारा सार है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता सार है ना हमारे जीवन का, कि कैसे समझना, कैसे पढ़ना, कैसे सोना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। तो पतंजलि योग सूत्र प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम के बाद तो सॉल्यूशन के ऊपर भी बात कर रहे हैं, सेम एग्जैक्टली श्रीमद् भगवद गीता में हो रहा है। वो योगिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं पतंजलि जी, यहाँ पे योगिक पॉइंट ऑफ व्यू कम है, वहाँ कर्म पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं पूरे जीवन का सार है, किस प्रकार का जीवन है, किस प्रकार की डिसिप्लिन हमें आकर करनी चाहिए, अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम वृत्ति की बात कर रहे हैं, कौन सी वृत्ति, निद्रा वृत्ति की बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो जो चीजें चल रही हैं, कोई भी आसपास की घटना या कोई भी हमारे अंदर स्वप्न चल रहे हैं, हमारी निद्रा प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पा रही, 75% का जो हमारा निद्रा है वो 75 से कम हो रहा है, या वो 75 भी हम ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो या वो बढ़ नहीं रहा है, हमें उसको बढ़ाना भी है, ठीक है, कि जितनी देर भी आप सो 75% ज्यादा रहे बल्कि। इसलिए योग में जो निद्रा होती है, एक्चुअल में जो निद्रा होती है ना, सिर्फ 2.5 घंटे की या 4 घंटे तक की ही होती है, बाकी की जो निद्रा होती है वो सिर्फ बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होती है, और जो ये 4 घंटे की होती है इसके अंदर हम 75% वाला जो पार्ट है यानी कि नॉन रेम का है, वो पूरी पूर्णतः होता है, पूर्णतः, ठीक है। इसमें कोई
कोई स्वप्न नहीं होते और बहुत ही गहरी निद्रा होती है, ब्रेन में बिल्कुल स्लो लेवल पे चल रही होती है। ठीक है, जब जो योगी निद्रा लेते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर आता है हमारा रैपिड आई मूवमेंट जो है स्लीप का, इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप बिकॉज it involves seemingly contradictory states of an active mind and a sleeping body। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी रैपिड आई मूवमेंट हो रही है, फटाफट से हमारी आंख की पुतली इधर से उधर जा रही है, उसका एक नाम बताया, मेडिकल नेम बताया उन्होंने, पैराडॉक्सिकल स्लीप। ठीक है, पैराडॉक्सिकल मतलब मीन्स क्या हुआ, वो चीजें जो चीज आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो है और नहीं तो नहीं है, मतलब कुछ अजीब ही दुनिया चल रही है उसके अंदर जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। ठीक है, इट्स क्वाइट पैराडॉक्स। ठीक है, वो चीजें जो चीजें फिक्शनल की तरफ ज्यादा है, इमेजिनरी ज्यादा है। ठीक है, और वो इमेजिनेशन जो कि आप बेसिकली आप भी इमेजिन नहीं कर रहे हो, आपके कंट्रोल वाली इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है, बड़ी अजीब सी सिचुएशन आप कहेंगे, ऐसी सिचुएशंस या ऐसे इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं आपकी निद्रा में। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारी उस स्टेट को जब हम एक्टिव होते हैं, हमारा माइंड जो होता है हमारे एक्टिव होता है, और जो सो रहा है, दोनों बिल्कुल आप कहेंगे एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मैंने कहा ना कि हम जागृत अवस्था में तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। निद्रा में जो स्वप्न हो रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, कहाँ से क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। वो चीज कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। दिस कवर्स 25% ऑफ द स्लीप, जैसे मैंने 25% ये कंट्रोल कर रहा है हमारी स्लीप को। 75% कौन सा है, नॉन रेम। REM sleep is important since all plays a vital role in the consolidation of memory। Consolidation means मिलाना, किस चीज का, कंसोलिडेट करना किसी भी चीज को, कि आप समझिए इसको जैसे कि हमें क्या याद है और हमें क्या याद नहीं है। कोई बहुत बुरी पिछली कोई पुरानी याद है, बचपन की कोई याद है, उन सबको भी ये हमारे सामने प्रकट करके रख देता है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में ले आता है। जैसे कि बचपन में कोई हमें मैम हमें पढ़ाया करते थे, आज 35 साल बाद मुझे उनका सपना आया, तो बड़ी अजीब सी मेमोरी का वो एक मिलान हमें देखने को मिलता है। कहाँ, हमारी निद्रावस्था में, कौन सी वाली, रेम वाली में। क्यों, वहीं पे हमें स्वप्न आते हैं। ठीक है, ब्रेन इज इन वर्किंग कंडीशन इन दिस स्लीप, यानी कि ब्रेन प्रॉपर्ली सोया नहीं है, सो तो रहा है पर वो भी कार्य कर रहा है। ठीक है, क्या कार्य कर रहा है, अब वो जो सपने आपको दिखा रहा है उस प्रकार के वो कार्य कर रहा है, किसमें, रैम में। ठीक है, बार बार मैं रैम वर्ड यूज कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आप जब लिखोगे कि व्हाट इज द एक्टिव स्लीप, आप उसे कहेंगे एक्टिव स्लीप इज नोन एज रैम। आप इसको इस प्रकार से उल्टा पुल्टा करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। नोट्स ऐसे ही बनाने, उल्टा पुल्टा करके, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा मत करना। उल्टा पुल्टा का मतलब ये है कि अगर किसी का दूसरा नाम दिया गया है तो पहले उस नाम को पहले रख दो, और जिस नाम को बार बार आप पढ़ रहे हो उसको सेकेंडरी में रख दो, ताकि आपको पता रहेगा कि इसका जो अन्य नाम है वो आपको याद रहे, आप भूलो नहीं उसको। ठीक है, इसलिए मैंने कहा। फिर आएगा कि सेकेंडली लेट अस summarize the physiological changes taking place during this sleep period। तो जो जितना भी है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो हो रहे हैं उसमें पैरासिम्पैथेटिक थी, इसमें सिंपैथेटिक एक्टिवेशन चल रही है ज्यादा, यानी कि पिंगला का काम ज्यादा हो रहा है। किसका, पिंगला का। तभी कहते हैं कि सोने से पहले आप जब प्राणायाम है या ब्रीदिंग एक्सरसाइज है थोड़ी सी कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। थोड़ा सा त्राटक करके सोइए रात को, तो वो ये आपके कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल का मतलब क्या है कि रैम कम हो जाएगा और नॉन रैम बढ़ जाएगा। अगर कम और ज्यादा का जो मात्रा है, अभी रैम बहुत ज्यादा है और नॉन रैम यानी कि जो 75% वाला था, गहरी निद्रा वाला पीरियड, वो कम है क्योंकि स्वप्न बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा हो रहा है, इसको हम कंट्रोल करते हैं रात को सोने से पहले वाली अवस्था में। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, टाइम अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी, किसी और को कोई प्रश्न पूछना है? मैम, जो क्वाइट स्लीप है उसमें भी ड्रीम तो आते होंगे बट हमको याद नहीं रहते होंगे ना? नहीं, एक्चुअली में जो